हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 26 जून और 26 जून को आपका एसएससी सिलेक्शन फेज 12 का आपका लास्ट दिन है। और आपका जो लास्ट दिन का जो फर्स्ट शिफ्ट है वो दोस्तों एग्जाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट में आपके 25 जीके के प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से जो अधिकतम रियल प्रश्न थे वो मुझे मिले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, कल से आपका एसएससी सीपीयू का एग्जाम स्टार्ट है। इसके बाद आपका 1 तारीख से आपका एसएससी एसएसएल का एग्जाम है। तो उन सभी एग्जामों में आपको यहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो ज़रूर मिलेंगे और प्रश्न भी आपका लगभग सेम ही पूछा जाता है। तो आप लोग जिनका भी एग्जाम है वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। और हाँ, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले का भी पीडीएफ भेज दिया गया है, तो आप लोग जाकर आज का पीडीएफ ले सकते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला जो प्रश्न हुआ है कि पूना पैक्ट 1932 जो हुआ था वो गांधी जी और किसके बीच हस्ताक्षर हुआ था। मेनली क्वेश्चन आपका ये था। तो उसका राइट आंसर था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, पूना पैक्ट 1932 आप लोग को मालूम होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच आपका एक समझौता होता है। ठीक है, इस संधि ने गांधी जी के द्वारा जेल में किए गए उपवास को समाप्त कर दिया था, जो उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉमसे मैकडोनाल्ड के खिंद वर्ग के लिए एक अलग निवाचक मंडल के विचार के विरोध में रखा था। ठीक है, इसके अलावा लॉर्ड वेलिंगटन के समय इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो उस समय का भारत का वायसराय था। और इसके बाद पुनः पैक्ट्स ब्रिटिश भारत की संसद में चुनावी सीटों के आरक्षण के साथ दलित वर्गों को प्रदान करने के लिए 1932 में हस्ताक्षरित किया गया था। ठीक है, याद रहे कि ये जो आपका समझौता है पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था, जहाँ पर गांधी जी आपका ये कैद थे और यानी गिरफ्तार किए गए थे। इसके बाद भीमराव अम्बेडकर की ओर से आपको बता दें कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। ठीक है, तो ये भी लेकिन हस्ताक्षर हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच ही। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि अम्बेडकर की ओर से किसने साइन किया, तो इसका राइट आंसर मदन मोहन मालवीय इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप लोग का आने वाले दिनों में कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीपीयू का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे आपका सीजीएल का हो, चाहे एमटीएस का हो, ठीक है, तो उन सभी एग्ज़ामों में जैसा कि आप लोग को बहुत लोगों से सुनते भी आते होंगे कि अगर एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो सबसे पहले PYQ पढ़ो। ठीक है, तो PYQ पढ़ो तो आखिरकार पढ़े कहाँ से। ठीक है, क्योंकि आंसर की में तो बस आपका सिंगल टिक लगा जाता है, जो कि MCQ टाइप से होता है। ठीक है, तो वो पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक आपका कंप्लीट एसएससी एग्जाम PDF नोट्स तैयार किया गया है, जिनमें आपको विभिन्न एग्जामों का, जैसा कि SSC MT 23 CGL CPU CSL CD, ठीक है, उन सभी के प्रश्नों को उठाया है और उसमें इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो कि लगा है। जैसा आप वीडियो में देखते हैं उससे कई गुना अच्छा आपको इस PDF में देखने को मिलेगा। अगर ये PDF आप लेना चाहते हैं तो 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा। ये जो PDF है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी जानकारी आप इस PDF के रिगार्डिंग चाहिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, साथ में अगर आप SSC फेज 12 का एग्जाम आज आपका समाप्त हो जाएगा, लगभग यहाँ पर 300 प्लस प्रश्न जो कि आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो 300 प्रश्नों का अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो ये भी आप ले सकते हैं। दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा। नया प्रश्न होगा, 2024 में एग्ज़ाम हुआ है तो आगे बेनिफिट्स ही होगा आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि सतरिया जो नृत्य है वो आपका किस तरह से संबंधित है। तो सतरिया नृत्य की बात करेंगे तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, जो कि इसका राइट आंसर आपका असम था। ठीक है, सतरिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है, जो सतरिया संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का। इसके अलावा जो सतरिया जो नृत्य है उसको संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा 2000 वर्ष में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। और इस नृत्य को उत्पत्ति के लिए या इसको विकसित करने के लिए जो श्रेय दिया जाता है आपका भक्ति आंदोलन के विद्वान संत और महान पुरुष श्रीमंत शंकर देव को दिया जाता है। इसके अलावा अभी हाल ही में सतरिया नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए सुनील कोठारी को असम सरकार के द्वारा माधव देव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा, अभी हाल ही में किया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग आपका भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना है, तो आपका 8 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत का संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग आपका भारत कितना है, तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आपका जो शास्त्रीय नृत्य का जो आपका संख्या है वो आपका 9 है। 8 आपका बिल्कुल सेम है संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा। एक जो है वो आपका छऊ है। ठीक है, छऊ जो कि पूर्वी भारत का आपका शास्त्रीय नृत्य है। छऊ की बात करते हैं तो छऊ आपका 3 राज्यों में मनाया जाता है या किया जाता है। कहिए, एक आपका झारखंड में हो जाएगा। झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में ये आपका सरायकेला छऊ के नाम से जाना जाता है। सरायकेला आपका झारखंड में एक जगह है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ के नाम से
इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है उड़ीसा में, तो उड़ीसा में आपका मयूरभंज छऊ के नाम से है जो कि जाना जाता है। ठीक है, बाकी जो 8 शास्त्रीय नृत्य है उसमें से एक आपका भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम सबसे पुराना नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, जो कि तमिलनाडु का है। कथकली आपका केरल का है, और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। कथक उत्तर भारत का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। मणिपुरी मणिपुर का है। और ओडिसी आपका ओडिशा का है। भरतनाट्यम के विषय में याद रखिएगा, इसे आपका सदीर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपका एग्जाम में प्रश्न बना था कि भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है, तो सदीर अट्टम इसका आपका पुराना नाम था, तो इसको भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। आपसे ये नहीं पूछा गया था, अकॉर्डिंग आपसे ये पूछा गया था कि संविधान की प्रस्तावना में पहले जो संशोधन किया गया था वो आपका कब किया गया था। ठीक है, तो पहली बार ही संशोधन किया गया है। ठीक है, एक बार ही अब तक किया गया है, जब से संविधान आपका लागू हुआ है, संविधान बना है, उसमें प्रस्तावना में एक ही बार किया गया। इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बार किया गया है, तो एक बार। और ये पहली बार किया गया था आपका 18 दिसंबर 1976 को। ठीक है, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा 1876 को भारत में जब आपातकाल लगा हुआ था, इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान के 42वें संशोधन में कई बदलाव किए थे। ठीक है, उनमें से ही एक बदलाव ये भी था। और याद रहे तो, अगर आपको याद आ रहा हो तो बता दें कि यही संशोधन के तहत आपका जो मौलिक कर्तव्य है 10, वो भी आपका जोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, आप लोग भी जानते हैं। तो एक मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, इसके बाद इस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संप्रभु और लोकतांत्रिक शब्दों को भी जोड़ा गया था। और राष्ट्र की जो एकता जो शब्द था, उसको राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को है जो कि अपनाया गया था। और कुछ नहीं, बस यही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरत स्तूप है जो कि डैश से संबंधित है, यानी कि किस धर्म से संबंधित है, ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका बौद्ध धर्म हो जाएगा। भरत जो स्तूप है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। भरत स्तूप क्या, कोई भी स्तूप होगा वो आपका बौद्ध धर्म से ही संबंधित होगा। भरत की बात करते हैं तो शुंग काल की भरत मूर्तिकला से संबंधित है। भरत स्तूप शुरू में अशोक के द्वारा बनवाया गया था, बाद में शुंगों के द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया है। ठीक है, इसके अलावा भरत स्तूप बुद्ध कला के प्राचीन चरण का प्रतिनिधित्व करता है, या बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है। इसके अलावा जो ये भरत स्तूप है, इसका खोज किया गया था कनिंघम के द्वारा सन 1873 में। यह मध्य प्रदेश के वर्तमान में सतना जिले में है। और इसको भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। अगर मध्य प्रदेश का आप एग्जाम दे रहे हो तो इसका आपका जिला ही पूछा जाएगा, तो सतना इसको याद रखना है। कहा जाता है कि इसका निर्माण शुंग काल के शासनकाल के दौरान हुआ था, वही है, अशोक के द्वारा बनवाया गया था और शुंगों के द्वारा इसका पूर्ण निर्माण करवाया गया था। स्तूप भगवान बुद्ध की आत्मज्ञान यात्रा, यक्षों की कहानी, इस अवधि के दौरान रोजमर्रा की जिंदगी का विवरण और इससे कई छोटे विवरण हैं जो कि आपको बताता है भरत स्तूप। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे। तो प्राचीन भारत की बात करते हैं तो महाजनपदों की संख्या आपका 16 था, और 16 ही इसका राइट आंसर होगा। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी पूर्व में 16 महाजनपद अस्तित्व में है जो कि आए थे। और इसका जो उल्लेख है कहाँ मिलता है, यानी कि हम और आप तो उस समय जिंदा नहीं रहे होंगे कि पता कर लें कि उस समय कितना महाजनपद था। तो इसका जो विवरण है आपका एक बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय उसमें मिलता है। ठीक है, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। और 16 महाजनपदों कौन कौन से हैं और इसकी राजधानी क्या है, वो भी आपके एग्जाम में आता है, तो उसको भी ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। एक आपका है अंग, जिसकी राजधानी है चंपा, यह पड़ता है भागलपुर मुंगेर के आसपास का क्षेत्र वर्तमान में। मगध की बात करेंगे तो मगध का आपका राजधानी था राजगिरी, फिर बाद में आपका पाटलिपुत्र हुआ। ठीक है, तो राजगिरी भी है। वैशाली भी एक समय राजधानी हुआ करता था। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना है, और प्रश्न क्या पूछा जाता है इसके अकॉर्डिंग मारना है। अगर मगध की पहली राजधानी पूछा जाता है तो राजगिरी होता है, और ये वर्तमान में पटना गया के आसपास है। ठीक है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपका मगध हुआ करता था। काशी की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर वाराणसी होगा। आधुनिक बनारस को जो उत्तर प्रदेश में है उसको कहा जाता है। वश की बात करेंगे तो कौशाम्बी इसका राइट आंसर होगा। इलाहाबाद प्रयागराज का क्षेत्र को कहा जाता था उस समय। वज्जी की बात करते हैं तो वैशाली, ठीक है, इसकी राजधानी है दरभंगा मधुबनी के आसपास का क्षेत्र। कौशल की बात करते हैं तो श्रावस्ती, अयोध्या फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र को कहा जाता है। अवंती आपका उज्जैनी, ठीक है, उत्तरी अवंती का उज्जैनी, दक्षिणी अवंती का महिष्मती। ठीक है, ये सी राजधानी हुआ करता था। अभी मालवा मध्य प्रदेश है। मल की राजधानी कुशावती है, देवरिया उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को कहा जाता था। पंचाल अही छत्र कंपिल्य, ठीक है, उत्तरी पंचाल का राजधानी अही छत्र था, दक्षिणी पंचाल का राजधानी काम्पिल्य था। ये आपका उत्तरी उत्तर प्रदेश को कहा जाता। खेदी की बात करेंगे तो शक्तिमती इसकी राजधानी थी। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के क्षेत्र को कहा जाता। कुरु की राजधानी आपका इंद्रप्रस्थ था। मत्स्य की राजधानी आपका विराटनगर था। कंबोज की राजधानी आपका हाटक था। सुरसेन की राजधानी आपका मथुरा था।
अस्मक की राजधानी आपका पोतन था। गंधार की राजधानी आपका तक्षशिला था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये अस्मक को याद रखिएगा, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। ठीक है, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र कहा जाता था। ये जो गंधार था आपका पेशावर रावलपिंडी के आसपास का क्षेत्र की पाकिस्तान में स्थित है उसको कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी, तो पहली अध्यक्ष पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर जयंती पटनायक हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका राष्ट्रीय महिला आयोग है उसका जो स्थापना है NCW। ठीक है, और इसका जो स्थापना है 31 जनवरी 1992 को हुआ था। और अगर से अधिनियम पूछा जाता है तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। ठीक है, जिस प्रकार आपका जो भारतीय रिजर्व बैंक है RBI, उसका स्थापना होता है 1935 में, लेकिन अधिनियम पूछा जाता है तो 1934 का अधिनियम के तहत 1935 में स्थापित किया गया था। ठीक है, उसी प्रकार राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किया गया था, जिसकी पहली अध्यक्ष थी आपकी जयंती पटनायक। बात करेंगे वर्तमान में, तो वर्तमान में अध्यक्ष है आपका रेखा शर्मा। और ये जो आयोग है महिलाओं के हितों की रक्षा, उन्हें बढ़ावा देने के लिए भारत का सर्वोच्च संगठन है। और NCW में एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होता है और एक आपका सदस्य सचिव होता है। ठीक है, जिस प्रकार अभी हाल ही में वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन देखे गए हैं। तो आने वाले समय में ये भी पूछे जा सकते हैं कि महिला आयोग के में कितने सदस्य होते हैं, तो 1, 5 और एक सदस्य सचिव होते हैं, इसको भी याद रखना है। और यहाँ पर वित्त आयोग की बात करते हैं तो टोटल 5 सदस्य होता है, एक आपका अध्यक्ष होता है और 4 आपका सदस्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि राज्य तरंगिणी के लेखक कौन है। कल भी इस तरह का पूछा गया था, हालांकि लेखक नहीं पूछा गया था, आपसे पूछा गया था राज तरंगिणी जो पुस्तक है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, कल भी एक आपका पुस्तक आया था कथा सरित सागर। ठीक है, कथा सरित सागर जो पुस्तक है वो कौन सी भाषा में लिखा गया था, ये कल आपका प्रश्न आया था और आज आया है राज तरंगिणी। ठीक है, दोनों को है राइट आंसर आपका संस्कृति होगा। कथा सरित सागर भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है और ये जो राज तरंगिणी है ये भी आपका संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। ठीक है, ये जो कथा सरित सागर है ये आपका सूरदास के द्वारा लिखा गया है और ये जो राज तरंगिणी पुस्तक है वो आपका कलहन के द्वारा लिखा गया है। राज तरंगिणी शब्द का अर्थ होता है राजाओं की नदी। इसके अलावा राज तरंगिणी पुस्तक उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप कश्मीर के राजाओं के इतिहास से संबंधित है। पुस्तक में 7826 छंद है जिन्हें तरंगांश तरंगों नामक 8 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। कलहन ने 12वीं शताब्दी 1100 से लेकर 1150 ईस्वी तक में राज तरंगिणी पुस्तक है जो कि लिखा है। इसके अलावा राज तरंगिणी का अंग्रेजी अनुवाद सर ऑरेल स्टीन के द्वारा किया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। और कथा सरित सागर को भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो कोई पेशेवर बॉक्सर माइक टाइसन की आत्मकथा है। ठीक है, ये प्रश्न आपका कल भी किसी न किसी सेशन में देखा गया था। हालांकि क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका अलग था और पूछा गया था कि अनडिस्प्यूट जो ट्रुथ पुस्तक है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो उसका राइट आंसर माइक टाइसन था। लेकिन आज के इस शिफ्ट में आपका डायरेक्ट पूछा गया है कि माइक टाइसन की आत्मकथा पुस्तक का क्या नाम है, जो कि एक पेशेवर बॉक्सर थे। तो इसका भी राइट आंसर आपका अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ माई ऑटोबायोग्राफी होगा। टाइसन को सर्वकालिक महानतम हैवीवेट मुक्केबाजी में माना जाता है। माइक टाइसन की आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ माई ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा ए बेयर नेकलेड टेल ऑल मेमोयर फ्रॉम माइक टाइसन द वन टाइम हेवीवेट चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड और ए लेजेंड बोथ इन एंड आउट ऑफ द रिंग, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि संसद के सदस्य के लिए योग्यता का मुद्दा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो संसद वगैरह होते हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों को ही संसद सदस्य कहा जाता है। ठीक है, अगर लोकसभा का है तो लोकसभा संसद सदस्य, राज्यसभा का है तो राज्यसभा के संसद सदस्य कहा जाता है। उन्हीं की योग्यताओं से संबंधित जो अनुच्छेद है आपका 84 में है, तो इसका राइट आंसर 84 होगा। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्य बनने की योग्यता का वर्णन किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने की योग्यताएं देखिए क्या क्या होनी चाहिए। कल पूछा गया था विधायक बनने की योग्यताएं इनमें से क्या नहीं है। विधायक बनने की योग्यताएं में विधायक यानी कि MLA और MLA कहें तो किसी भी राज्य के विधानसभा के सदस्य। ठीक है, सब एक ही नाम है। और उसी प्रकार आज के संसद के सदस्य बनने की योग्यताएं भी आपके एग्जाम में आया है। तो वो पहली तो आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा है कि उसे पुश्ते की शपथ बनानी, सदस्यता लेनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है अगर उसे लोकसभा के संसद का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अगर राज्यसभा के मामले में अगर यही बनना है तो 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए न्यूनतम आयु। ठीक है,
और उसके पास संसद के द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए, ये भी है। और संसद के सदस्य की अयोग्यता के बारे में अगर कुछ अयोग्यता के मामले में कुछ विवाद होता है तो ये राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, जो चुनाव आयोग की सलाह पर निर्णय लेगा और उनका निर्णय अनुच्छेद 103 के अनुसार अंतिम होगा। यदि दल बदल के आधार पर अयोग्यता हो तो मामला स्पीकर का होगा, राज्यसभा का है तो राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा तय किया जाएगा, ठीक है। और ये देखिए कल भी आपका ये प्रश्न आया था विधायक एमएलए बनने का, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। उस ऑप्शन में आपका ये ऑप्शन गलत था कि ये विधायक एमएलए बनने की जो उम्र होना चाहिए 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए, हालांकि ये गलत है। अगर आपको विधायक भी बनना है तो उम्र 25 वर्ष चाहिए, ठीक है। तो इसका यही आपका कल का राइट आंसर था। वहीं पर अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो जो न्यूनतम आयु है वो आपका 35 वर्ष होना चाहिए। और राष्ट्रपति के अलावा अगर आपको राज्यपाल बनना है तो राज्यपाल का भी जो न्यूनतम आयु है वो भी आपका 35 ही होना चाहिए। साथ में राज्यसभा के सदस्य बनने का आयु 30 और लोकसभा का तो 25 हो गया है और विधानसभा का 25 हो गया। और अगर आपके राज्य में विधान परिषद है और उसका अगर आपको सदस्य बनना है तो उसका न्यूनतम आयु आपका 30 होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा। इसके अलावा जो विधान परिषद है अभी वर्तमान में मात्र 6 ही राज्यों में है, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मायोक्को त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो मायोक्को त्यौहार की बात करेंगे या मायोक्को फेस्टिवल की बात करेंगे तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। मायोक्को फेस्टिवल जीरो घाटी में एक वार्षिक त्यौहार है जिसे खासतौर पर 3 स्थानीय जनजाति के द्वारा डिबोहिजा, हरिबुला और आपाटानी के द्वारा मनाया जाता है। यह 10 दिनों का त्यौहार है, उत्सव है और हर साल 20 से लेकर 30 मार्च तक मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी है जो कि कौन सा देश करेगा, ठीक है। तो 2024 का जो ओलंपिक खेल है उसका जो मेजबानी है वो आपका फ्रांस के द्वारा किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रांस होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में होना है, इसी साल ओलंपिक होना है। इसका आदर्श जो वाक्य है वो आपका मेड फॉर शेयरिंग है। इसके अलावा 2024 में पेरिस ओलंपिक जो होगा उसमें कुछ अन्य खेलों को भी शामिल किया गया है, जैसे कि स्केट बोर्डिंग हो गया, स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो गया, सफरिंग हो गया, ब्रेकिंग हो गया। इसके अलावा 2024 के बाद जो ओलंपिक आपका होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक वो आपका 2028 में होगा और ये आपका लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में होना है। और आपको याद है तो बता दें कि 2028 के ओलंपिक में क्रिकेट को भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो क्रिकेट को भी शामिल किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा ओलंपिक जो होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है, एक आपका ग्रीष्मकालीन होता है, तो इस बार जो होना है वो आपका ग्रीष्मकालीन होगा, और एक आपका होता है शीतकालीन, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक की बात करेंगे तो 2022 में अभी हुआ था, 2022 में हुआ था, कहाँ पर, बीजिंग में हुआ था, बीजिंग चीन में। और इसके बाद ये 2026 में अगला बार होना है जो कि आपका इटली के शहर काटिनो कोई शहर है वहाँ पर आपका होना है, ठीक है। और 2024 से पहले जो ओलंपिक हुआ था आपका 2020 में हुआ था जिसमें भारत ने कुल 7 पदक अपने नाम किए थे, जिसमें से एक आपका पदक स्वर्ण था, वो आपका हुआ था टोक्यो जापान में हुआ था। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये अभी तक इतना ही प्रश्न मिले हैं, बाकी और भी प्रश्न अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो उसको हम PDF में दे देंगे। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से जुड़कर PDF को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कंप्लीट SSC एग्जाम PDF नोट्स लेना है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, 2 व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।